अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर्स और फ्रीक्वेंसी मीटर्स के बारे में है। इस लेक्चर में हम डिजिटल वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर्स को कवर करेंगे। जो डिजिटल मल्टीमीटर का पार्ट है वो आप लोग एज असाइनमेंट जो है ना वो जमा कराएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ जो है ना डिफरेंट मल्टीमीटर को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें कोई टेक्निकल चीज़ इतनी नहीं है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो डिजिटल वोल्टमीटर है, और डिजिटल वोल्टमीटर असल में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होते हैं विद कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्प्ले। जो डिजिटल डिस्प्ले के साथ हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को कैस्केड में लगा देते हैं तो वो एक डिजिटल वोल्टमीटर बन जाता है। इसी तरह अगर हम डिजिटल मल्टीमीटर की तरफ आएँ तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ओहम मीटर जो होते हैं, वोल्ट ओहम मीटर या मिली एम मीटर, जो कॉम्बिनेशन इन तीनों का होता है, उसके साथ अगर हम डिजिटल डिस्प्ले ऐड कर दें तो वो एक डिजिटल मल्टीमीटर के तौर पर काम करता है। जो फ्रीक्वेंसी मीटर होते हैं वो असल में काउंटर के साथ एक एक्यूरेट टाइमिंग सिस्टम लगाया जाता है, जिसके ज़रिए फिर फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट होती है। एक और टॉपिक है जो टाइम मेजरमेंट्स के हवाले से है, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट होगा। इस लेक्चर में हम सिर्फ डिजिटल वोल्टमीटर्स और फ्रीक्वेंसी मीटर्स को देखेंगे। तो डिजिटल वोल्टमीटर्स की तरफ अगर हम आए तो डिजिटल वोल्टमीटर दो तरह के हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। एक रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर्स हैं और दूसरा डुअल स्लोप इंटीग्रेटेड DVM है। DVM इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल वोल्टमीटर। डिजिटल वोल्टमीटर सिस्टम में जो हम पहला टाइप पढ़ेंगे वो रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर्स हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा पिछले लेक्चर्स में हमने रैम टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ा था। वो सेम यही सर्किट है, सिर्फ इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये लैच जो डिवाइस है यहाँ पे ये इंसर्ट किया हुआ है, जो कि काउंटर और BCD टू 7 सेगमेंट ड्राइवर के दरमियान एक आइसोलेशन प्रोवाइड करती है। आइसोलेशन किस तरह प्रोवाइड करती है कि जब तक ये काउंटिंग होती रहे ये लेच उन पल्सेस को होल्ड रखता है और डिस्प्ले को ऑफ रखता है, और जैसे ही काउंटिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है तो ये जो पॉजिटिव गोइंग पल्स है ये इस लेच को इनेबल कर देती है, और यहाँ पे जो हमारी जितनी भी पल्सेस काउंट हुई होती है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है, डिस्प्ले को ये ऑन कर देता है। सिर्फ यही एक डिफरेंस है पिछले रैम टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में और रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर्स में। बाकी सर्किटरी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह उसमें वो काम कर रही थी कि ये वोल्टेज कंपैरेटर लगा हुआ है, इसकी इनपुट पे हमने क्या दिया है, जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उस पर हमने इनपुट वोल्टेज दिए हैं, और जो इन्वर्टिंग इनपुट है उस पर हमने रैंप जनरेटर से एक रैंप टाइप वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं। अब कंपैरेटर इन दोनों को कंपेयर करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी आउटपुट देगा। तो जब तक रैंप की वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम है तो कंपैरेटर की जो आउटपुट है वो पॉजिटिव होगी, और जैसे ही कंपैरेटर के इनपुट पे जो इनपुट वोल्टेज हैं वो कम हो जाएगी, रैंप उससे बढ़ जाएगा, रैंप वोल्टेज या रेफरेंस वोल्टेज भी इसको कह सकते हैं। जैसे ही रेफरेंस वोल्टेज हमारे पास ये बढ़ गए तो कंपैरेटर की आउटपुट नेगेटिव रहेगी उस ड्यूरेशन के लिए। अब
जैसे ही ये पॉजिटिव हो जाती है कंपैरेटर की आउटपुट, तो इस दौरान जो गेट है हमारे पास, जो एंड गेट लगा हुआ है, उस दौरान ये इनेबल रहता है, मतलब इसका ये वाला इनपुट हाई रहता है। अब इस क्लॉक जनरेटर से हमारे पास क्या आ रहा है, क्लॉक पल्सेस आ रही है। तो जब तक ये गेट इनेबल हैं, ये क्लॉक पल्सेस इस एंड गेट से पास होती रहेंगी। मतलब जैसे ही क्लॉक पल्स पॉजिटिव आएगा तो यहाँ इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी, और जैसे ही क्लॉक पल्स का जो ज़ीरो वाला पार्ट आएगा तो इसकी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। तो जो क्लॉक पल्स होगी इस इनपुट पे, वही आउटपुट पर हमें मिलेगी। अब ये क्लॉक पल्स जो है ये एक डेकेड काउंटर को मिल रहा है। तो डेकेड काउंटर हमारे पास एक बीसीडी काउंटर है जो 0 to 9 तक गिनती कर सकता है। ये डेकेड काउंटर उन पल्सेस को काउंट करेगा, और फिर यहाँ पे जो लेच है वो इस दौरान जब काउंटिंग होती रहेगी, इस दौरान इस डिस्प्ले को ऑफ रखेगा। मतलब इसकी जो आउटपुट है वो इस सर्किट को मिल रही है, और इसकी आउटपुट ज़ीरो है तो ये इस सर्किट को ऑफ रखेगा। जैसे ही हमारे पास काउंटिंग ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे जैसे ही हमारे पास ये काउंटिंग ख़त्म हो जाती है और रैंप वोल्टेज का जो नेगेटिव फॉलिंग एज आता है, तो कंपैरेटर की आउटपुट इस फॉलिंग एज के साथ दोबारा पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। तो ये कंपैरेटर की आउटपुट हमारे पास इस लेच को भी मिल रहा है। तो इस पॉजिटिव गोइंग एज वाले सिग्नल पे लेच जो है वो अपनी स्टेटस चेंज कर देगा, और अगर पहले हमारे पास BCD टू 7 सेगमेंट ड्राइवर ऑफ था, यानी डिस्प्ले हमारे पास ऑफ था, तो ये डिस्प्ले को ऑन कर देगा, और जो काउंटिंग इधर हुई होगी, जितने पल्सेस इधर काउंट हुए होंगे, उतनी ही वैल्यू हमारे पास इस डिजिटल डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। अब ये डिस्प्ले कब तक रहेगा, जब तक हमारे पास हम नेक्स्ट इनपुट इसके इनपुट पे अप्लाई ना करें। कंपैरेटर के इनपुट पे जैसे ही हम नेक्स्ट इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये डिस्प्ले दोबारा ऑफ हो जाएगी। अब ये डिस्प्ले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो हमारे पास डिजिटल वोल्ट मीटर्स होते हैं उसमें ये डिस्प्ले ऑन कब होता है, ऑफ कब होता है, ये हमें नहीं पता चलता, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लॉक जनरेटर है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और मेजरमेंट बहुत ही कम टाइम में हो रहा होता है, तो हमें नहीं ये महसूस होता कि ये कब ऑन होता है कब ऑफ होता है। लेकिन इंटरनल वर्किंग जो है वो इसी तरह ही होती है एक रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर। तो यहाँ पे हमें जितने ये वोल्टेजेस होंगे उतना ही ये ज़्यादा टाइम के लिए ऑन रहेगा, जो कि एंड गेट है, और उतने ही ज़्यादा क्लॉक पल्सेस हमारे पास क्या होंगे, काउंट होंगे, और उतनी ज़्यादा वैल्यू हमें इधर डिस्प्ले होगी। और जितना हमारे पास ये इनपुट का लेवल कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग उतने ही काउंट क्लॉक पल्सेस काउंटिंग सर्किट में आएंगे और हमें यहाँ पे कम वैल्यू मिलेगी। तो ये था एक डिजिटल रैम टाइप वोल्टमीटर की वर्किंग। अब आते हैं एक डिजिटल वोल्टमीटर की दूसरी टाइप की तरफ, जो है डुअल स्लोप इंटीग्रेटेड DVM। ये भी रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर की तरह ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। रैम टाइप में जो एक्यूरेट क्लॉक जनरेशन है उसको मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं होता। तो उससे बचने के लिए जो हमारे पास डुअल स्लोप इंटीग्रेटेड DVM है, उसमें यहाँ पे ये जो इंटीग्रेटर का ब्लॉक दिखाया गया है, इसमें
इंटीग्रेटर कैपेसिटर लगा होता है। तो उस कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से यहाँ पे हमारे पास दो रैम्प्स बनती हैं, और इन्हीं दो रैम्प्स की वजह से, चूँकि ये एक स्लोप है डिक्रीजिंग और ये एक स्लोप है इंक्रीजिंग, इन दो स्लोप्स की वजह से इसको डुअल स्लोप इंटीग्रेटर डीवीएम कहा जाता है। अगर आप लोग सर्किट डायग्राम की तरफ आएँ तो यहाँ पे क्लॉक जनरेटर लगा हुआ है, उसका सिग्नल एक तो एंड गेट को मिल रहा है, वो तो जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, प्रीवियस टाइप के वोल्टमीटर में हमने देखा, तो उसमें भी क्लॉक जनरेटर से जो हमारे पास एक इनपुट थी वो एंड गेट को मिल रही थी। दूसरा जो क्लॉक जनरेटर की आउटपुट है वो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर से पास होके एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा है। ये कंट्रोल सिग्नल जो है वो गेट को भी मिल रहा है और यहाँ पे इंटीग्रेटर सर्किट को भी मिल रहा है, और साथ ही साथ ये जो हमारे पास रजिस्टर है जो काउंटिंग करते हैं, उनके रीसेट टर्मिनल पे भी ये आउटपुट इसकी जा रही है। अब जो कंट्रोल वेवफॉर्म है यहाँ पे वो दिखाया गया है, इंटीग्रेटर का कंट्रोल वेवफॉर्म, ये इसका नेगेटिव साइड पे है, ये ज़ीरो लेवल है, और ये पॉजिटिव साइड पे है। तो हमारे पास ये पूरे का पूरा ड्यूरेशन जो है ये एक साइकिल को शो कर रहा है, कंट्रोल वेवफॉर्म के एक साइकिल को शो कर रहा है। कंट्रोल साइकिल के नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारे पास ये जो इंटीग्रेटर कैपेसिटर है वो ज़ीरो से स्टार्ट होके नेगेटिवली चार्ज होता है इनपुट वोल्टेज तक। तो जैसे ही हम इनपुट अप्लाई करते हैं इंटीग्रेटर सर्किट को और कंट्रोल सिग्नल का नेगेटिव वाला पोर्शन आता है, इस ड्यूरेशन में जो कि T1 ड्यूरेशन है, इसमें जो कैपेसिटर है हमारे पास वो नेगेटिवली चार्ज होता है V0 तक। अब ये V0 किस पे डिपेंड करता है? V इनपुट पे। जितना हमारे पास V इनपुट होगा उतनी ही वैल्यू V0 की होगी, मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये कितना चार्ज होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा Vi तक। V0 प्रोपोर्शनल है Vi के। अब जैसे ही हमारे पास जो कंट्रोल सिग्नल है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इस दौरान हमारे पास ये कांस्टेंट करंट सोर्स भी इनेबल हो जाता है, और जो कैपेसिटर है इस कांस्टेंट करंट सोर्स की वजह से हमारे पास डिस्चार्जिंग शुरू कर देता है। अब ये डिस्चार्जिंग जो है ये कांस्टेंट करंट सोर्स के उस पर डिपेंड करता है कि ये डिस्चार्जिंग टाइम हमारे पास कितना होगा। तो इसकी कैलिब्रेशन हम स्टार्ट में एक नॉन इनपुट वोल्टेज अप्लाई करके इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं कि इस इनपुट वोल्टेज के लिए हमारे पास अगर हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया है तो डिस्प्ले पे 5 वोल्ट लाने के लिए जितने काउंटिंग पल्सेस हैं, जितने क्लॉक पल्सेस हम काउंट कर सकते हैं, उतने तक हमने इसको कैलिब्रेट कर लेना है और टाइम टू T2 को एडजस्ट कर लेना है। तो ये स्टार्ट में ये कैलिब्रेशन होती है, एक नॉन वैल्यू अप्लाई करके कांस्टेंट करंट सोर्स को हम इसकी वैल्यू एडजस्ट कर लेते हैं और फिर वही वैल्यू रहती है इसकी। तो जैसे ही ये डिस्चार्जिंग शुरू कर देता है और ये पॉजिटिव रैंप वोल्टेज मिलना शुरू हो जाता है ये ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर को। तो ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर हमारे पास क्या करता है? इस ज़ीरो लेवल को डिटेक्ट कर रहा होता है। तो जब तक हमारे पास ये पॉजिटिव रैंप, इंक्रीजिंग रैंप है, ज़ीरो तक ये नहीं पहुंचता, इसकी आउटपुट हाई रहती है। और जैसे ही ये पॉजिटिव रैंप जो है ये
ज़ीरो क्रॉसिंग तक पहुंच जाता है, मतलब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो ये दोनों इक्वल वोल्टेज लेवल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसका एक टर्मिनल हमारे पास क्या है, ग्राउंड है। और ये हमारे पास, अगर आप लोगों ने देखा हो तो वही कंपैरेटर हम लोगों ने लगाया हुआ है जो पिछले सर्किट में हमने देखा था। अब जैसे ही ज़ीरो क्रॉसिंग आती है तो इसकी वैल्यू इन्वर्ट हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, मतलब ज़ीरो आउटपुट ये देता है और गेट डिसेबल हो जाता है। अब इस गेट को अगर आप लोग देखें तो इसको इनेबल करने के लिए दो सिग्नल्स चाहिए। एक कंट्रोल सिग्नल चाहिए, तो कंट्रोल सिग्नल इधर से पॉजिटिव हो रहा है, टाइम t1 के लिए ये नेगेटिव रह रहा है, तो ये गेट इनेबल नहीं होगा। टाइम t2 के लिए जो है ना ये पॉजिटिव रह रहा है, तो कंट्रोल सिग्नल के रिस्पेक्ट से देखें तो गेट इनेबल है कंट्रोल सिग्नल से टाइम t2 के दौरान। ज़ीरो क्रॉसिंग में अगर हम देखें तो ज़ीरो क्रॉसिंग में भी हमारे पास जो कंट्रोल सिग्नल है, जो एंड गेट जो है वो पूरे हमारे पास जो रैंप है दोनों स्लोप्स के लिए ये क्या है, इनेबल है, क्योंकि इस स्लोप के लिए भी हमारे पास जो ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर है उसकी आउटपुट हाई रहती है, और इस रैंप के लिए भी आउटपुट क्या रहती है, हाई रहती है। जैसे ही ज़ीरो क्रॉसिंग आता है तो यहाँ पे और यहाँ पे स्टार्ट में सिर्फ इधर इसकी आउटपुट जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो हमारे पास ज़ीरो क्रॉसिंग के रिस्पेक्ट से ये सिग्नल पूरे कंट्रोल सिग्नल के ड्यूरेशन के लिए इनेबल रहता है, लेकिन कंट्रोल सिग्नल की वजह से क्योंकि वो हाफ के लिए नेगेटिव है, तो उस दौरान ये गेट इनेबल नहीं रहता। मतलब जब तक ये दोनों हाई होंगे तभी ये काउंटिंग हमारे पास जो पल्सेस हैं वो इनको आगे जाने देगा। तो जब ये दोनों हाई मिल जाते हैं तो क्लॉक जनरेटर से जो पल्सेस हैं वो इस एंड गेट से पास होके जो काउंटर रजिस्टर्स लगे हैं उन तक पहुंच जाते हैं और वो इनको काउंट करने लगते हैं। बाकी की जो सर्किटरी है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में देखा। BCD टू 7 सेगमेंट ड्राइवर्स लगे हैं और वो इस डिस्प्ले को ड्राइव कर रहे हैं। तो हमें जो काउंटिंग पल्सेस यहाँ पे मिल रही है, मतलब जितने पल्सेस इस काउंटर्स ने काउंट कर लिए उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसमें और उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि उधर जो प्रॉब्लम आ रहा था वो इधर सॉल्व हो गया, और वो किस तरह के इंटीग्रेटर के कैपेसिटर को हम पहले चार्ज करते हैं फिर उसको डिस्चार्ज करते हैं, और दो रैम्स की मदद से हम इनपुट वोल्टेज जो है वो मेजर कर रहे हैं। तो इसको इसलिए डुअल स्लोप इंटीग्रेटर DVM कहा जाता है। डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर सिस्टम की तरफ आते हैं। डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर सिस्टम जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि जो इनपुट वोल्टेजेस होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हमें मेजर करके देता है। अगर आप लोग इधर देखें तो इसमें एम्पलीफायर एटेन्यूएटर ब्लॉक लगा हुआ है जो कि इनपुट सिग्नल को आ, हमारी सर्किट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक या तो एम्पलीफाई करते हैं या एटेन्यूएट करते हैं। उसके बाद वेव शेपिंग सर्किट लगा हुआ है जो इस इनपुट सिग्नल जो एटेन्यूएटर से आ रहा है उसको स्क्वायर वेव या पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके बाद जो है जो टाइम बेस्ड सर्किट है वो हमारे पास लगा हुआ है। ये असल में ऑसिलेटर्स होते हैं जो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड वाले सिग्नल जनरेट कर रहे होते हैं। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है जो कि एंड गेट को ऑपरेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये काउंटर और लेज को भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसकी वर्किंग कुछ यूँ है कि जो इनपुट सिग्नल है वो हमारे पास अप्लाई होता है एम्पलीफायर एटेन्यूएटर ब्लॉक को।
एम्पलीफायर एटेन्यूएटर ब्लॉक उसको या एम्पलीफाई करेगा या एटेन्यूएटर करेगा, जो वोल्टेज लेवल हमें इस सर्किटरी के लिए चाहिए उस लेवल तक ये इसको लाएगा। अगर ज़्यादा है तो इसको अटेन्यूएट करके कम कर देगा उसके लेवल को, और अगर कम है तो इसको एम्पलीफाई करके ज़्यादा कर देगा। उसके बाद आता है वेव शेपिंग सर्किट। जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है वो चाहे साइनोसाइडल हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, उसको एक स्क्वायर वेव पल्स में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। तो वेव शेपिंग हमारे पास सिर्फ इसको, इसकी जो वेव है इसकी शेपिंग करता है, मतलब इसके शेप को चेंज कर देता है स्क्वायर वेव फॉर्म में। अब ये वाली जो वेवफॉर्म है वो एंड गेट को मिल जाती है। एंड गेट की एंड एक इनपुट पे यहाँ पे ये वेवफॉर्म आ गई। अब इस एंड गेट को इनेबल करने के लिए हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप की नॉर्मल आउटपुट है क्यू, वो इसको इनेबल या डिसेबल करती रहती है। अब ये क्यू किस तरह चेंज होगा, जो टाइम बेस्ड सिग्नल है वो इस फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेट कर रहे हैं। ये फ्लिप फ्लॉप अपनी जो क्यू और क्यू डैश की स्टेटस है वो किस तरह चेंज करती है, जैसे ही इस टाइम बेस से जो सिग्नल आ रहा है इसकी नेगेटिव गोइंग एज इस फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे मिलती है, तो हमारे पास ये दोनों स्टेटसेस चेंज हो जाते हैं। अगर आप लोग वेव फॉर्म की तरफ देखें तो इन्होंने यहाँ पे एक 1 हर्ट्ज़ के सिग्नल के लिए, मतलब जो टाइम बेस है वो कितना सिग्नल दे रहा है 1 हर्ट्ज़ का, तो इसका टाइम पीरियड भी 1 सेकंड का होगा। तो इससे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर लेट्स सपोज टाइम बेस का जो सिग्नल है वो 1 हर्ट्ज़ का है, तो नीचे आउटपुट देखें, क्यू आउटपुट को अगर हम देखें फ्लिप फ्लॉप की, तो हर नेगेटिव गोइंग एज पे ये अपनी आउटपुट चेंज कर रहा है। ये पॉजिटिव गोइंग एज आ रहा है तो इस पे आउटपुट चेंज नहीं हो रही, हाई है और हाई ही रहती है। जैसे ही नेगेटिव गोइंग एज आता है टाइम बेस्ड सिग्नल का, तो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट स्टेटस है वो चेंज हो जाता है। इधर भी हमारे पास जैसे ही नेगेटिव गोइंग एज आ रहा है तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट स्टेटस, दोनों स्टेटस चेंज होंगी। क्यू अगर हाई है तो क्यू बार जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो लो होगा, अगर ये लो है तो क्यू बार हाई होगा। तो हमारे पास जैसे ही क्यू 1 हो जाता है, हाई हो जाता है, तो एंड गेट हमारे पास इतने ड्यूरेशन के लिए, मतलब 1 सेकंड के लिए एंड गेट हमारे पास इनेबल हो जाता है। अब इस 1 सेकंड में इनपुट वोल्टेज की जितनी क्लॉक पल्सेस इस गेट से गुजरकर काउंटर में जा रही है वो पल्सेस काउंट हो जाएंगी। अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, पल्सेस पर सेकंड या साइकिल्स पर सेकंड। तो चूंकि हमने 1 सेकंड के लिए ये गेट ऑन किया था, तो 1 सेकंड में जितने भी साइकिल्स इधर से गुजरती हैं या जितने भी स्क्वायर वेव पल्सेस इधर से गुजरती हैं वो इधर काउंट हो जाती हैं, और वही इस वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी होती है। तो 1 सेकंड के टाइम बेस के लिए हमारे पास एज इट इज़ जितने पल्सेस इधर काउंट होंगी वही इस वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी होगी। और बाकी की जो सर्किटरी है वो हमने पिछले सर्किट्स में भी देखें कि ये लैच लगा हुआ है जो कि डिस्प्ले को इनेबल डिसेबल कराता है। जब तक काउंटिंग हो रही होती है ये डिस्प्ले को ऑफ रखता है, और जैसे ही काउंटिंग ख़त्म हो जाती है तो ये डिस्प्ले को ऑन कर देता है और जो वैल्यू होती है वो हमें डिस्प्ले हो जाती है। तो ये था एक डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर सिस्टम, जो कि एक बेसिक फ्रीक्वेंसी मीटर सिस्टम है, वो हमने देख लिया। अब आते हैं इस बेसिक फ्रीक्वेंसी मीटर की जो रेंज चेंजिंग है उसकी तरफ। रेंज चेंजिंग से मतलब क्या है कि
हमारे पास जो टाइम बेस्ड सर्किट लगा हुआ है, तो पिछले सर्किट में अगर आप लोग जाए तो यहाँ पे हमने टाइम बेस्ड सर्किट से सिर्फ हमारे पास एक इनपुट आ रही है और इसको हमने कंसिडर किया था कि ये 1 हर्ट्ज का सिग्नल जनरेट कर रहा है, मतलब 1 सेकेंड का टाइम पीरियड वाला सिग्नल जनरेट कर रहा है। अब अगर हम इसकी रेंज को चेंज करना चाहें, मतलब इसकी जो टाइम पीरियड है वो हम खुद सेलेक्ट करना चाहें कि इतने टाइम पीरियड के लिए जो हमारे पास है वो एंड गेट इनेबल रहेगा, तो वो कैसे होगा कि ये टाइम बेस्ड सर्किट के अंदर हम अ, एक मल्टीपल आउटपुट वाला ऑसिलेटर या डिफरेंट ऑसिलेटर्स लगा लेंगे जो हमें ये वेव फॉर्म जो है, ये इस टाइम पीरियड वाले वेव फॉर्म हमें प्रोवाइड करें। और साथ ही हम एक स्विच लगा देंगे जो कि इन दोनों टर्मिनल्स को एट अ टाइम चेंज कर रहे हैं। जब हम ये स्विच घुमाएंगे, अगर इस लेवल पे हम रखते हैं तो इसका टर्मिनल भी हमारे पास इस लेवल पे होगा। अब ये वाले टर्मिनल क्या कर रहे हैं, ये जस्ट जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में डॉट होता है एक, उसको ये इनेबल करते हैं, मतलब ये वाला डॉट ऑन होगा अगर ये इस टर्मिनल पे है। अगर इसको हम चेंज करके इस टर्मिनल पे ले आए तो ये भी ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, क्योंकि ये स्विच कपल्ड है, एक ही नॉब के साथ ये दोनों स्विच अपने स्टेटस चेंज करेंगे। तो जैसे ही हम 100 मिली सेकेंड को सेलेक्ट करेंगे तो ये स्विच भी यहाँ पे आ जाएगा और हमारे पास ये डॉट इनेबल हो जाएगा और ये डॉट ऑफ हो जाएगा, ये डॉट भी ऑफ रहेगा। ये डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीनों डॉट्स। इसमें एट अ टाइम हमारे पास सिर्फ एक ही डॉट जो है वो इनेबल होगा। अब 1 सेकंड के लिए तो हमने देख लिया कि हमारे पास अगर 1 सेकंड टाइम बेस्ड सिग्नल 1 सेकंड है, तो जितनी क्लॉक पल्सेस हमारे इनपुट पे आएंगी उतनी ही इनपुट सिग्नल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब लेट सपोज हमारे पास इसको हमने क्या कर दिया, 100 मिली सेकेंड कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि 100 मिली सेकेंड में जितने क्लॉक पल्सेस आ गई, उसने काउंटर ने तो 100 मिली सेकेंड तक ये इनेबल था, उसने क्लॉक पल्सेस काउंट कर लिया। अब हमने पर सेकंड निकालना है तो उसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही हम 100 मिली सेकेंड को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये वाला डॉट इनेबल हो जाता है, तो हमारे पास जो डिस्प्ले होगी वो इस अंदाज में मिलेगी 19.99 किलो हर्ट्ज। ये हमें उस वेव फॉर्म जो पिछले सर्किट में हमने देखा था उसकी वैल्यू नहीं बता रहा, ये फुल रेंज जो डिस्प्ले है वो उसकी वैल्यू बता रहा है। ये 1999 तक ये हमें वैल्यू मैयर करके दे रहा है। हम ये वाला ट्रिक यूज़ करके इसको किलो हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज में इसकी वैल्यू रीड कर सकते हैं, ये पॉइंट को इनेबल करके। अब ये 1.999 किलो हर्ट्ज हमें डिस्प्ले कर रहा है। जब 100 मिली सेकेंड का टाइम बेस होगा तो इस डिस्प्ले को हम इस तरह रीड करेंगे 19.99 किलो हर्ट्ज। अब जब हम 10 मिली सेकेंड के लिए हम इसको क्या करते हैं, इनेबल करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 199.9 किलो हर्ट्ज। और जब हम इसको 1 मिली सेकेंड के लिए कर लेते हैं तो हमारे पास जितनी पल्सेस आएंगी वो 1 पर मिली सेकेंड होंगी। तो हमारे पास ये जो स्केल हो जाएगा, ये दोबारा ये वाला डॉट जो है ये इनेबल हो जाएगा। अगर आप लोग 1 मिली सेकेंड पे आते हैं तो ये वाला स्विच जो है वो इधर आ जाएगा और ये वाला डॉट दोबारा इनेबल हो जाएगा, लेकिन साथ ही हमारे पास ये स्केल जो है ये मेगा हर्ट्ज में होगी, ये किलो हर्ट्ज में नहीं होगा। तो ये हमें मेगा हर्ट्ज में वैल्यू मुहैया करके दे रहा होगा। तो
तो अगर हम एक फ्रिक्वेंसी मीटर के को डिफरेंट रेंजेस पे चलाना चाहते हैं, मतलब डिफरेंट वैल्यू की मेजरमेंट्स लेना चाहते हैं, मेगाहर्ट्ज किलोहर्ट्ज की, तो हम ये वाला टेक्निक लगा के इसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं।